रिकॉर्ड फॉर्म में डाल रहा हूँ और दूसरा शेयर स्क्रीन में मैं वही नोट्स कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ तो अब इसमें देखिए, एक मिनट कोई आया। प्रयोजन मूलक हिंदी का ये जो नोट्स मैंने जहां से लिया है, ये उसका फर्स्ट। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनके घर में कहीं टीवी भी चल रहा हो या बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है तो उसको बंद कर दो प्लीज। बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा। किसी के यहाँ बैकग्राउंड में टीवी वगैरह चल रहा है तो बंद कर दो बेटा। ठीक है। तो जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोक्तियां और स्वरूप है। तो आपका पेपर थर्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी और दूसरा पार्ट है जनसंचार माध्यम। ठीक है। पहला पार्ट क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब ये जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें जो एग्जाम देना है वो प्रयोजन मूलक हिंदी का ही देना है ना? हाँ सर। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब क्या होता है? प्रयोजन हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए प्रयोजन मूलक मराठी या प्रयोजन मूलक अंग्रेजी के लिए एक शब्द चलता है, फंक्शनल हिंदी, फंक्शनल मराठी, है ना? तो प्रयोजन मूलक का मतलब क्या हो गया? फंक्शनल। प्रयोजन आप लोग समझते हो ना, मराठी में भी कहते हैं कि तुमचा काय प्रयोजन काय है, तुमचा हेतु काय है ना? तो वो वाली हिंदी जो हम किताबों के लिए नहीं पढ़नी है, बहुत कठिन वाली हिंदी नहीं जो हम लोग किताबों कविताओं में पढ़ते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब हो गया वो हिंदी जिसका इस्तेमाल हम लोग में, बस में आते जाते समय, ड्राइवर के साथ, दुकान में कोई सामान खरीदते समय, कोई सरकारी फॉर्म भरते समय, किसी से बातचीत करते समय जो अपनी मातृभाषा का नहीं है, उसके साथ बात करते समय हम लोग जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। मतलब वो हिंदी जो कठिन वाली हिंदी या साहित्यिक हिंदी नहीं है, वो हिंदी जिसका की उपयोग हम लोग अपने रोज की दिनचर्या को पूरा करने के लिए करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने सारे काम कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी आप लोगों को पाठ्यक्रम में रखने की क्या जरूरत थी? इन्होंने क्या रखा है? वो इसलिए रखा है क्योंकि आपका जो राज्य है वो, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में है तो यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तो ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो मराठी भाषी हैं। तो मराठी भाषी विद्यार्थियों को अगर वो साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं या हिंदी का पूरा साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको कम से कम इतनी हिंदी आनी चाहिए कि वो किसी से बातचीत कर सकें, अपनी बात उनको कह सकें। अगर या दूसरे सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पे जो भी उनको पंजीकरण का फॉर्म मिलता है कर सकें, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकें। ऐसे लोग जो जिनको मराठी नहीं आती उनके साथ वो हिंदी के माध्यम से बातचीत भी कर सकें। तो ये जो है मोटा मोटी प्रयोजन मूलक हिंदी को आपके पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य है। तो 2 चीजें मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा था। पेपर 3 को लेके आपके सेमेस्टर में, ये जो सेमेस्टर चल रहा है पहला सेमेस्टर, उसमें पेपर 3 में जो पहला एग्जाम आपको देना है वो प्रयोजन मूलक हिंदी का ही देना है। और ये जो नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, ये कंप्लीट नोट्स है, मतलब आपकी सिलेबस में जितना कुछ है वो सब इसमें है। तो आपको नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक एक पॉइंट, ताकि वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं।
तो बात की प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ से कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या है। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत कायदे से सारे जो पॉइंट हैं उन्होंने इसमें कवर किए हुए हैं, जबकि इतना आपकी सिलेबस में भी नहीं है। कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा, वो निकाल देंगे और जो अपने सिलेबस के हिसाब से है उतनी ही चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इनका जो है प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयुक्तियां एवं स्वरूप, उन्होंने लिखा है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम, और संस्कृत का उन्होंने उदाहरण दिया है किस तरह से हम लोग एक भाषा से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपनी मातृभाषा दूसरे भाषा भाषियों के बीच संपर्क करने के लिए हमको दूसरी भाषा की जरूरत पड़ती है। तो जगह जगह पे प्रयोजन के हिसाब से, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी के उल्ट की भाषा क्या हुआ करती थी, फारसी। तो लोग फारसी सीखते थे क्योंकि मुगल काल से जो है फारसी जो है दरबारों की भाषा हुआ करती थी। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी को दरबारों मतलब शासन की भाषा बनाई और दरबारों में जो है फारसी के साथ साथ अंग्रेजी शुरू हुई और धीरे धीरे हिंदी का अस्तित्व सामने आया। तो फिर हिंदी और उर्दू इस तरह से दो भाषाएं महत्वपूर्ण हो गई और उन्होंने फिर हिंदी उर्दू को भी अंग्रेजी के साथ जो है व्यवहार की भाषा या उसके दैनिक कामकाज में इस्तेमाल करने वाली भाषा के रूप में सामने लाया। इसमें नोट्स में आपको जो वर्ड टू वर्ड लिखना है या जो आपको याद करना होगा एग्जाम की दृष्टि से, वो ये वाला पॉइंट है 1.2 प्रयोजन मूलक की परिभाषा। जैसे आपको प्रश्न पत्र में पूछ दिया जाए कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए, है ना। तो ऐसे में आपको कम से कम 5-6 परिभाषाएं जो है प्रयोजन मूलक हिंदी की याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों की इन्होंने दी हुई है जो आप लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पहली परिभाषा इन्होंने किसकी दी है, डॉक्टर राम प्रसन्न नायक। राम प्रसन्न नायक कहते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को पृष्ठ क्रमांक 8 पे, है ना। डॉक्टर राम प्रसन्न नायक कह रहे हैं कि प्रयोजन मूलक से लगता है जैसे कोई ऐसी हिंदी है जिसे निष्प्रयोजन परक कहा जाता है। संभवतः इस संदर्भ में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। मतलब इन्होंने थोड़ा अलग दृष्टि है। ये कह रहे हैं कि प्रयोजन मूलक से लगता है कि जैसे कोई ऐसी हिंदी है जिसका निष्प्रयोजन, जैसे मैंने कहा ना प्रयोजन मतलब जिससे आपके प्रयोजन पूरे हो जाए, आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो कहने का मतलब क्या कि हम एक ऐसी हिंदी भी बोलते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि इस प्रयोजन मूलक हिंदी जो शब्द है जगह हमको कोई दूसरा शब्द जो है अस्तित्व में लाना चाहिए। ये इनकी दी हुई परिभाषा है। इसके बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आप जब भी प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई परिभाषा दें तो आप डॉक्टर नगेंद्र को जरूर कोट करिए क्योंकि ये हिंदी के बड़े विद्वान हैं और इनकी दी हुई प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा बहुत सटीक भी है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में। प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। मतलब पहली परिभाषा जो कही उन्होंने कि निष्प्रयोजन पूर्ण है, उसी बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब उसी का एक तरह से वो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई हिंदी नहीं है निष्प्रयोजन पूर्ण हो, बल्कि वो उसका भी अपना एक प्रयोजन है और वो आनंद मूलक है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष, दोनों में ये बुनियादी अंतर है। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग हमेशा याद रखिए कि जैसे आपसे कहा जाए कि सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे। आप में से कोई बताए मुझे कि मैंने अभी इतना जो एक्सप्लेन किया कि सामान्य हिंदी मतलब जो हिंदी मैं आपसे बोल रहा हूँ और जो जिस हिंदी को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या अंतर है।
कोई बोलना चाहता है? भाग्यश्री? यस सर। क्या अंतर है? देखो, जैसे हमने प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, तुम्हें क्या समझ में आता है? जैसे मैंने आपको बताया ना प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, तो आपको क्या समझा कि प्रयोजन मूलक हिंदी इसका मतलब क्या होता है? देवेश आप बताओ। देखो, प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब यही हुआ कि वह हिंदी जिससे समाज में हमारे सारे काम हो जाए, बैंक का, बस का, बाजार का, है ना। जहाँ जिनको मराठी नहीं आती उनके बीच हम हिंदी से अपना काम पूरा कर सकते। तो प्रयोजन मूलक का मतलब फंक्शनल, जिससे हमारे फंक्शंस हो जाएं, है ना, जिसके माध्यम से हम सारे काम कर ले जाएं। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिसके माध्यम से हमारे सारे काम वो हो जाए, समाज में व्यवहार में कोई चीज रुके ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन। उसी हिंदी और मुख्य हिंदी या हिंदी के बीच में नगेंद्र जी अंतर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो प्रयोजन सापेक्ष है, मतलब उससे हमारा प्रयोजन निश्चित होता है। लेकिन उस प्रयोजन मूलक हिंदी के अलावा जो हिंदी हम लोग बोलते हैं वो व्यक्ति सापेक्ष, आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अपने माँ बाप के पास उनके साथ अपने दुख सुख की चर्चा करते हैं, तो उस समय हम लोग कोई जरूरी काम निपटा रहे होते हैं क्या? जैसे बैंक में फॉर्म भरना या इस तरह का कोई काम नहीं निपटा रहे होते, वो हम अपनी आत्मीयता से अपने परिवारजनों के साथ अपना दुख सुख बांटते हैं। तो या घर के किसी छोटे बच्चे के साथ जब आप अपनी मातृभाषा में उससे बात करते हैं, उसको हंसाते हैं, रुलाते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं, तो वो भाषा आपको एक तरह से संवेदनात्मक स्तर पे आनंद देती है, तो वो आपके आनंद की भाषा हो गई। तो भाषा के दो हो गए, एक कि आप उसके माध्यम से अपने प्रयोजन पूरे करें, अपने काम पूरे करें, वह उसके प्रयोजन का पक्ष हो गया। और दूसरा, उस भाषा के माध्यम से आपको आनंद मिले, आपकी संवेदनाएं जागृत हों, वो हो गया उसका आनंद का पक्ष। तो डॉक्टर नगेंद्र इन्हीं दो पक्षों पे छोड़ देते हैं कि भाषा के आनंद का पक्ष और भाषा का समाज सापेक्ष। तो समाज सापेक्ष जो पक्ष है वो प्रयोजन से संबंधित है, और इसी को हम कहेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को हिंदी का मूल मान सकते हैं। तो जैसे कि मैं बार बार कि जब भी आप परिभाषाएं लिखें, इसमें से देखिए बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन ये जो 2 नंबर की परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की, आप इसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा, और अगर संभव हो तो इसको रट्टा मार लीजिएगा कि ये आपको आगे भी बहुत काम देगी। बहुत परिभाषा इन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी की दी हुई है। ठीक है, इसके बाद तीसरी परिभाषा जो आपके नोट्स में दी हुई है वो है डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की। वे कहते हैं कि निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक विशेषण उसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात ऑलरेडी नगेंद्र की बातों से स्पष्ट हो गया है। चौथी परिभाषा जो है वो मोटूरी सत्यनारायण का है। वे लिखते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ये एकदम सहज और सरल परिभाषा है, मतलब एक भी कठिन शब्द इसमें नहीं है। बहुत आसानी से उन्होंने आपको प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा बता दी। ये भी आप आसानी से अगर याद कर लोगे तो आप लिख सकते हो कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी को हम क्या कहेंगे? प्रयोजन मूलक। आता जैसे मैंने कहा की आपली मातृभाषा कुठली आहे? मराठी. आपल्याला मराठी सोडून हिंदी बोलायची गरज केव्हा पडते? जेव्हा समोरचा माणूस जो आहे ज्याच्याशी आपल्याला मराठी नाही येत,
त्याला मराठी नाही येत, मग आपण काय करणार, त्याच्याशी हिंदी बोलणार. हा, हिंदी किंवा त्याला जी भाषा येते आणि ती भाषा आपल्याला पण येते. समजा त्याला हिंदी पण नाही येत, त्याला इंग्रजी येते, मग आपण त्याचा इंग्रजी बोलू. किंवा त्याला फक्त हिंदी येते, मग आपण त्या टायमाला त्याच्याशी हिंदीमध्ये बोलू. तर सांगण्याचा अर्थ काय, आपल्या कामासाठी, आपलं करण्यासाठी आपण जी भाषा वापरतो ती कुठली भाषा झाली, प्रयोजनमूलक भाषा झाली. बरोबर, सिंपल. तीस डेफिनेशन यांनी दिली आहे की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए, म्हणजे तुमची जी पण आवश्यकता आहे पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही जी भाषा वापरली ती भाषा म्हणजे प्रयोजन मूलक है ना. ती हिंदी असू शकते, ती प्रयोजन मूलक मराठी असू शकते. समजा मी तुम्हाला हिंदी, पण मला असं वाटतं की तुम्ही जास्तीत जास्त विद्यार्थी मराठी भाषी आहे, त्यांच्याशी मराठीमध्ये संवाद साधला किंवा त्यांना मराठीमध्ये मी समजूत घातली, मग त्यांना चांगल्या रीतीने ते समजून येईल. मराठी माझ्यासाठी काय झाली, प्रयोजन मराठी. म्हणजे तुमची मातृभाषा सोडून जी भाषा तुम्ही आपल्या कामकाजासाठी, व्यवहारासाठी वापरता ती तुमची प्रयोजनमूलक भाषा झाली. ठीक आहे. मग आपण इथे प्रयोजनमूलक हिंदी या सब्जेक्टवर बोलतोय. मग आपण असं समजूया की आपले काम पूर्ण करण्यासाठी आपण जी भाषा वापरतो ती भाषा म्हणजे प्रयोजनमूलक भाषा, अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी. लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी ही नहीं होती, प्रयोजनमूलक मराठी भी होता है, प्रयोजनमूलक अंग्रेजी भी होता है. जैसे मैं मराठी में बात कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या, प्रयोजनमूलक मराठी. इसी तरह आप प्रयोजनमूलक अंग्रेजी, इस तरह की अलग अलग भाषाएं होती हैं. उसके बाद आ जाइए 5वें नंबर पे. 5वें नंबर पे भी इन्होंने एक परिभाषा, और ये परिभाषा है दंगल झाल्टे इनकी. ये लिखते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक परिभाषा थोड़ी जटिल है, थोड़ी कठिन है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये 5 नंबर वाली परिभाषा आप छोड़ दीजिएगा, है ना. इतनी कठिन परिभाषा याद भी नहीं होगी, और उस परिभाषा में ऐसा कुछ विशेष भी नहीं है इस चीज को आप आसानी से न कह सके. पेपर लिखते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप पेपर जैसे नोट्स दिए गए हैं उसी भाषा में लिखने की कोई जरूरत नहीं है. समझ लीजिए और चीजों को समझ के अपनी भाषा में लिखिए, वो ज्यादा अच्छा है ना. जो हिंदी को आती है उस हिंदी में लिखिए, वो ज्यादा अच्छा है. और आप परिभाषाएं देख रहे हैं कि यहाँ मैं स्क्रीन पे देख रहे हैं टोटल 10 परिभाषाएं है ना. तो जब आप किसी लिखते हैं तो वहां पे मजबूरी ये हो जाती है कि उसी के शब्दों में लिखना होता है, इन्वर्टेड कॉमा डाल के. तो ऐसे में जो परिभाषाएं बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, वो परिभाषाएं हम, तो इतनी सारी परिभाषाएं भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. 10 में से कोई भी 5 परिभाषा आप याद, कितनी, 5. और खाली मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इन 10 में से जिन 5 परिभाषाओं का आप चुनाव करें उसमें एक परिभाषा अनिवार्य रूप से आप रखिएगा, और वो है 2 नंबर वाली परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की, है ना. तो डॉक्टर नगेंद्र वाली परिभाषा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा. उसके अलावा जो भी आपका मन करे, जो भी आपको लगे कि नहीं ये बहुत आसान है और ये आपको आसानी से आ जाएगा, बाकी की कोई भी 4 परिभाषाएं आप लोग अपने मन से सुन सकते हैं. बाकी की आपको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये 10 की 10 परिभाषा पढ़िएगा, और इसमें से जो आपको सरल लगे एग्जाम के हिसाब से कोई भी 5 परिभाषाएं है आप लोग अपना तैयार कर लीजिएगा. देखो 10 के आगे भी इन्होंने परिभाषाएं देखो और दी हुई है. इन्होंने करीब 11 परिभाषाएं दी हुई हैं. स्नेहीलाल शर्मा की अंतिम परिभाषा है
तो ये बहुत है, मतलब 11 परिभाषाएं बहुत हैं। इसमें से आपको कितनी चुननी है? 5। उस 5 में से एक परिभाषा जो डॉक्टर नगेंद्र वाली है वो कंपलसरी आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी की जो परिभाषाएं हैं उसमें से कोई भी 4 परिभाषाएं आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे ही आप किसी की परिभाषा लिखते हैं उसके नाम से, तो उसे आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, आपको उसी के शब्दों में लिखना होगा। तो कॉमा डाल के आपको वो याद, तो आप जो है अपने मन से कोई भी 5 परिभाषाएं चुन के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं पर। बात की हम लोगों ने अपनी बात कहां से शुरू की थी? प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब क्या है ना, हम लोग किसको प्रयोजन मूलक कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ को देखा। हम लोगों ने दूसरी चीज देखी प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, कि प्रयोजन मूलक हिंदी अलग अलग विद्वान प्रयोजन मूलक हिंदी को किस तरह से परिभाषित करते हैं। ये 2 बिंदु पूरे होने के बाद अब हम लोग तीसरे बिंदु पे आ जाते हैं, और 1.3, और वो क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है? तो जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही प्रयोजन मूलक शब्द का अर्थ बता दिया था, तो वो पहले अर्थ बता रहे हैं और उसके बाद वो उसकी विशेषता एक एक करके बता रहे। हाँ हाँ बेटा, कुछ पूछना? एक अर्या जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया ये जो हेडलाइन दी है ना बेटा, जैसे अनुप्रयुक्तता, हाँ, ये सारी उसकी विशेषताएं हैं और उसको एक्सप्लेन किया है ना उसका। हाँ, मतलब ये सारी विशेषताएं बता और उनको एक्सप्लेन किया है। जैसे अनुप्रयुक्तता एक विशेषता है, लेकिन अनुप्रयुक्तता मतलब क्या है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखो, समय और स्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदलता है, व्यक्ति और परिस्थिति सापेक्ष भाषा में प्रयुक्ति में बदलाव आते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण यह है उसकी अनुप्रयुक्तता अर्थात प्रयोजनीयता। मतलब अब यहाँ पे इतना कठिन शब्द अनुप्रयुक्तता याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी इसकी जगह एक शब्द इस्तेमाल करिएगा, उपयोगिता। हम लोग उपयोग में लाते हैं ना चीजें। तो अनुप्रयुक्तता देखो बोलने में भी कठिन है। तुम लोग बोलोगे सर इतना कठिन कठिन क्यों लिखा दिए, है ना। इसकी जगह आप एकदम सरल सा शब्द इस्तेमाल करिए, उपयोगिता। जैसे बोलते हैं ना, कैसा काय उपयोग है ना, माला काय फायदा है ना। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की पहली विशेषता क्या हो गई कि वो है ना, वो हमारे लिए क्या है, हम उसका उपयोग करते हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर लेते हैं। समाज के व्यवहार में हम लोग उसका उपयोग करते हैं और जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। मुझे बैंक में जाके अकाउंट खोलना है, अगर हिंदी में फॉर्म भरना है और मुझे हिंदी आती है तो मैं वहां पे कर लूंगा। अगर मैं कोई किसी कंपनी में कर्मचारी हूँ, दूसरे राज्य के आदमी से बात करनी है, अगर उसे खाली हिंदी आती है तो मैं हिंदी में बात करके अपना काम कर लूंगा। तो इस प्रयोजन मूलक हिंदी की पहली विशेषता क्या है? उपयोगिता। ये हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इनका इतना कठिन सा अनुप्रयुक्तता आप लोग लिखोगे तो मुझे डांटोगे, सर ने इतना कठिन क्या लिख के दे दिया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चेंज कर दो और उसकी जगह पहली विशेषता क्या हो गई? उपयोगिता। दूसरी विशेषता में देखो क्या लिखा है? वैज्ञानिकता, साइंटिफिक अप्लाइड लिंग्विस्टिक। कहने का मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो एक साइंटिफिक वे में काम करती है। कहने का मतलब उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच है, उसके अंदर एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, एक भाषा विज्ञान का पूरा पैटर्न काम करता है। कहने का मतलब ये कि हम लोग जैसे घर पे बात करते हैं वैसे कॉलेज में टीचर से बात करते हैं क्या? हम लोग आपस में दोस्तों में जैसे बात करते हैं क्या उसी तरह हम लोग क्लास में भी बात करते हैं क्या? नहीं सर। जब आपको बोला जाए कि आप खड़े हो जाइए और 5 मिनट जो है किसी विषय पे आप अपने मनपसंद किसी विषय पे 5 मिनट भाषण दीजिए,
तो क्या हम लोग उसी तरह बात करेंगे जिस तरह हम अपने दोस्तों से करते हैं? नहीं। तो कहने का मतलब मंच पे बोलते समय, क्लास में बोलते समय, समाज में बोलते समय, जहां हम काम करते हैं वहां बोलते समय, अपने से बड़े अधिकारियों के बीच बोलते समय, अपने जनप्रतिनिधियों के बीच बोलते समय, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते समय हम लोग थोड़ा सलीके से बोलते हैं, मतलब एक तरीके से बोलते हैं, है ना? तो वो जो तरीका हम लोग अपनाते हैं वो तरीका क्या है? उसका एक पैटर्न ऑलरेडी निर्धारित है ना? कि हम अगर किसी से बात करनी है तो हमको पोलाइट होके बात करनी चाहिए, बहुत जोर से नहीं बात करनी चाहिए, बहुत गुस्से में नहीं बात करनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो समाज में अच्छे नहीं माने जाते, हमको गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए, सामने वाले को सम्मान देना चाहिए, है ना? तो ये सब जो निर्धारित मापदंड हैं किसी के साथ बात करने के लिए, वही भाषा की वैज्ञानिकता है ना? भाषा में तो हम कोई दो केमिकल मिला के कोई तीसरा केमिकल तो बना नहीं रहे हैं। भाषा में वैज्ञानिकता का मतलब हो गया वो तरीका का वो पैटर्न जो सर्वव्यापी है और जिसके माध्यम से हम लोग व्यवहार में उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी हम उस तरह से नहीं बात कर सकते जिस तरह हम घर में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप उसका उपयोग करेंगे तो उसका एक पैटर्न होगा। आप बैंक में जाएंगे तो जो भी सामने अधिकारी है या बैंक मैनेजर है, आप उसके केबिन में जाने से पहले दरवाजे पे नॉक करेंगे, फिर बोलेंगे कि सर क्या मैं अंदर आऊं क्या? फिर वो आपको परमिशन देगा, फिर आपको बैठने के लिए कहेगा, फिर आप बैठेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि मेरा अकाउंट खोलना था, या जो भी है। कहने का मतलब एक सलीका है। ऐसा तो थोड़ी नहीं होता कि बिना पूछे आप उसके केबिन में घुस गए और बोलोगे माझा अकाउंट उघडून दे, तो वो क्या करेगा? तुमचा अकाउंट उघडून देगा? नहीं देगा, भगा देगा। तो कहने का मतलब जो एक निर्धारित मापदंड है उनके हिसाब से जब आप व्यवहार करेंगे तो आपके काम ज्यादा आसानी से हो जाया करेंगे। तो ये जो पद्धति है, प्रणाली है, नियम है भाषा में, वही भाषा की क्या है? वैज्ञानिकता है ना? तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी की दूसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी उपयोगिता, कि वो बहुत उपयोगी है ना? और दूसरी विशेषता हो गई वैज्ञानिकता, की मतलब उसकी एक पद्धति है, उसका एक तरीका है, उसका एक सलीका है, उसके हिसाब से हम लोगों को उसका इस्तेमाल करना है। तो ये दो विशेषताएं आप लोगों को समझ में आई? गुड। अब हम लोग देखते हैं कि आगे इन्होंने तीसरी विशेषता किसको कहा है। ये देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पे तीसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता बहुत आसान है, बहुत सरल है, आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे। तीसरी विशेषता है सामाजिकता, है ना? सामाजिकता का क्या मतलब हुआ कि समाज में जो काम है, समाज के माध्यम से जो काम है, वो जो पूरे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिकता। तो ये जो दूसरी भाषा होती है या प्रयोजन मूलक भाषा होती है, उसका सामाजिक स्वरूप होता है, या समाज के कार्यों के निष्पादन में वो भाषा हमारी सहायता करता है। हम एक मनुष्य होने के नाते हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, बिना एक दूसरे की मदद से हमारे कार्य पूरे नहीं हो सकते। तो इस समाज में रहते हुए वे सारे कार्य जो उस समाज में भाषा के माध्यम से हम करते हैं, तो कहीं न कहीं उन कार्यों के निष्पादन के लिए वो भाषा जो है हमारी सहायक हो जाती है। इस तरह सामाजिकता जो है वो है इसका एक उपयोगी गुण है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं बहुत ही उपयोगी पक्ष है। तो ये हो गया प्रयोगमूलक हिंदी की विशेषता का तीसरा पक्ष। पहला पक्ष हम लोगों ने देखा उपयोगिता, दूसरा पक्ष हम लोगों ने देखा वैज्ञानिकता, और तीसरा पक्ष जो हमारे सामने है वो है सामाजिकता। और इसको इन्होंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन भी किया है कि मनुष्य एक समाजशील प्राणी है, इसीलिए भाषा में सामाजिकता होती है। हिंदी की प्रयोजन मूलकता मूलतः सामाजिक या विशेषता है। सामाजिकता का संबंध मानविकी से है,
अर्थात मनुष्यों से है। अतः प्रकारांतर से प्रयोजनमूलक हिंदी का अभिन्न संबंध मनुष्यों से माना जा सकता है। व्यक्ति समाज में रहता है, उस समाज के नियमों तथा मान्यताओं के अनुरूप ही वह भाषा का प्रयोग करता है। सामाजिक नियमों तथा मान्यताओं के अनुरूप होने वाले भाषा प्रयोगों को ही उपयुक्त तथा श्रोताओं के मध्य विभिन्न संदर्भों से जुड़ने वाले सामाजिक संबंधों के कारण भी भाषा प्रयोग में विविधता आ जाती है। जैसे नेता तथा जनता, पति पत्नी, चोर और थानेदार, कार्यालय के अधिकारी तथा शिकायतकर्ता, मित्र मंडली, मालिक तथा नौकर, गृह स्वामी तथा परिवार, डॉक्टर और रोगी, ग्रामीण तथा नगर निवासी, मतलब गांव में रहने वाला व्यक्ति और शहर में रहने वाला व्यक्ति। ये कुछ संदर्भ हैं जिनके माध्यम से समाज में संवाद होता है। अब जैसे जो ग्रामीण आदमी है भाई, उसको नहीं हिंदी आती, उसको नहीं मराठी आती, उसको उसको हिंदी अंग्रेजी, उसको मराठी आती है, तो जब उससे बात करनी है तो आपको उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, है ना। उस तरह से चीजों को समझता है, उस तरह से आपको बात करनी पड़ेगी। अगर हम लोग एक रोगी के रूप में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर से विनम्र होकर बात करनी पड़ेगी, सलीके से बात करनी पड़ेगी। वो जब अपॉइंटमेंट देंगे तब जाना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग जबरदस्ती करेंगे कि नहीं मैं बीमार हूं, तुमको मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कॉलेज में अगर हमको पढ़ना है तो उसका एक तरीका होता है कि हम लोग एडमिशन लेते हैं, फीस भरते हैं, लेक्चर का टाइम टेबल मिलता है, उस टाइम पे हमको क्लास में बैठना पड़ता है, अटेंडेंस देनी पड़ती है, कॉलेज के जो है वो सब हमको मानने पड़ते हैं। तो जब भी आप किसी भी समाज क्षेत्र में रहते हैं तो हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, और जब हम उस क्षेत्र में रहते हैं तो हमें उस नियम का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। चाहे आप मॉल में हो, सिनेमा घर में हो, कॉलेज में हो, पुलिस चौकी में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी हो, आप जहां पे भी हैं वहां के कुछ निर्धारित नियम हैं और उन नियमों का आपको लगातार पालन करना है। ये जो सामाजिकता है, मतलब चीजों के पालन करने की जो सामाजिकता है, वो आप किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। तो इस तरह से इस सामाजिकता के निर्वहन में भाषा उपयोगी हो जाती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं में ये तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है। तो हम लोगों ने पहली विशेषता कौन सी देखी थी? पहली विशेषता हम लोगों ने देखी थी उपयोगिता, है ना। उपयोगिता। दूसरी विशेषता कौन सी देखी थी? वैज्ञानिकता। वेरी गुड। तीसरी विशेषता हम लोगों ने देखी सामाजिक। वेरी गुड। आगे आगे अब हम देखते हैं कि आगे इन्होंने और कौन सी विशेषता गिनाई हुई है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उसी से जुड़ी हुई है, कोई कठिन नहीं है। चौथी विशेषता इनकी है, इन्होंने बताया है भाषिक विशिष्टता की विशेषता। इसको सरल भाषा में क्या बोलेंगे? भाषा की विशेषता। भाषिक, हाँ, भाषिक विशिष्टता अगर क्लिष्ट लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो आप बदल के क्या कर दीजिए? भाषा विशेषता। तो ये बात तो हम लोग पहले ही मैं आप लोगों को लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर भाषा की अपनी एक विशेषता होती है ना। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम लोग आपस में दोस्तों में बात करते हैं तो हम अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने छोटों से बात करते हैं तो अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कॉलेज में प्रिंसिपल या अपने टीचर से बात करते हैं तो अलग तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। जब हम पुलिस चौकी में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़े रहते हैं और वो ऐसे डांट के बोलता है नाव सांग तुझा, तो हम लोग डर डर के बात करते हैं, तो हम लोग अलग तरीके से बात करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में हैं उस समय जब डॉक्टर आता है तो ऐसा लगता है वो डॉक्टर ही भगवान है, तो हम लोग डॉक्टर से अलग तरीके से बात करते हैं। और सड़क पे चलते समय तुम्हारी बाइक को या तुम्हारी कार को किसी ने गलती से धक्का भी मार दिया तो तुम उससे जब बात करते हो तो तुम अलग तरीके से बात करते हो।
बाजार में सब्जी खरीद रहे हो या मच्छी मार्केट में मछली खरीद रहे हो, तो उस समय तुम अलग तरीके से बात करते हो। तो कहने का मतलब समाज के जितने अलग अलग क्षेत्र हैं जिनको प्रक्षेत्र कहते हैं, उन प्रक्षेत्रों पे एक ही व्यक्ति, मतलब वो मैं हूं या वो तुम हो, हम लोग अलग अलग तरीके से एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज क्या हो गई, ये भाषा की क्या हो गई, विशिष्टता। विशिष्टता या विशेषता, वो भाषा की विशेषता हो गई। तो जब प्रयोजन मूलक हिंदी की बात होती है तो निश्चित तौर पे उसे विशेष होना चाहिए। भाई प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या हो गया, अपना काम निकालने वाली भाषा, वह भाषा जिससे हमारा काम हो जाए। तो अगर भाषा में बहुत तेजी से बात करोगे, गाली गलौज करके बात करोगे, बहुत गुस्से में बात करोगे, बोलोगे कोई नियम नहीं मानोगे, जबरदस्ती करोगे, तो क्या तुम्हारा काम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे वो भाषा कैसे बोलनी है वो तुमको मालूम है? जैसे मान लो तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है और तुमको एग्जाम से रोका गया है ना, और फिर तुमने अपने टीचर से संपर्क किया, तो टीचर ने कहा कि आप जाके प्रिंसिपल से बात करिए। तो अब प्रिंसिपल से काम तो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे ना कि प्लीज मैडम, है ना, एक चांस दे, आप परत असं नाही होणार, ऐसा ही बोलते हैं ना हम लोग। और अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो हम लोग बोलेंगे नाही, कसं नाही देणार, द्यायला लागेल, तब क्या हमारा काम होगा? नहीं सर। नहीं। तो कहने का मतलब हम जहां पे भी प्रयोजन मूलक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारा काम हो जाए। तो काम हो जाने के, जैसे ही हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारा काम हो जाए, तो अपने आप उस विशिष्टता जुड़ जाती है। जैसे भाषा के साथ विनम्रता जुड़ जाती है, भाषा के साथ शालीनता जुड़ जाती है ना, और भाषा के साथ आदर भाव जुड़ जाता है ना। अपने से बड़े के पास जाते हैं तो हम उसका आदर करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, है ना, उसके बारे में अच्छी बात करते हैं। तो भाषा की ये विशिष्टता है। और अगर मान लो किसी ने तुम्हारे पैसे लिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि या महीने देना क्या महीने देना, और एक साल से तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा है, और एक दिन तुम तय कर लेते हो कि आज तो मैं पैसे लेकर रहूंगी, तो जब तुम उससे बात करने जाते हो तो उस समय तुम किस तरह उससे बात करते हो? उस समय उससे आदर से बात करोगे? नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब वहां पे आदर काम नहीं करेगा। तो काम क्या है, काम का नेचर क्या है, काम का स्वरूप क्या है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, भाषा का चयन कर लेते हैं। जिस तरह का काम रहेगा उस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। यही भाषा की विशेषता है। भाषा का वह स्वरूप जिसके माध्यम से हम अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, वही भाषा की विशेषता को इंगित करता है। किस तरह की भाषा किस तरह के कार्यों को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करनी है, इसका संज्ञान और इसका विवेक हमको भाषा की विशेषता से अवगत कराता है। बात समझ में आई? हाँ सर। आगे आगे चले हम लोग। हाँ सर। देखिए, उसके बाद इन्होंने जो अगली विशेषता बताई है वो है प्रयुक्ति। तो प्रयुक्ति या प्रयुक्ति परिकता, अभी इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने दिया है कि प्रयुक्ति भाषा विज्ञान के अंतर्गत रजिस्टर के पर्याय के रूप में हिंदी में प्रचलित है। प्रयुक्ति भाषा के प्रयोग का वह प्रकार है जो किसी वक्ता विशेष या लेखक विशेष द्वारा किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग की प्रयुक्ति या रजिस्टर कहते हैं। भाषा प्रयुक्ति की प्रथम विशेषता है उसकी पारिभाषिक शब्दावली, अर्थात इसके अंतर्गत शब्दावली का प्रयोग के संदर्भानुसार परिभाषित रहता है। शब्द के अर्थ विषय एवं संदर्भानुसार निश्चित होते हैं। भाषा प्रयुक्ति में उसके प्रयोक्ता के विषय और संदर्भ की भूमिका स्पष्ट होती है, अतः संदर्भ विषय एवं प्रयोजन के अनुसार भाषिक स्तर पर प्रयुक्त होता है। भाषा प्रयुक्ति में उसके प्रयोक्ता का संबंध स्थिति संदर्भ से होता है। किसी भी तथ्य निरूपण का स्थिति संदर्भ उस तथ्य की विषय वस्तु का निर्धारण करती है, अतः विषय वस्तु अथवा तथ्य का प्रभाव भाषा प्रयुक्ति पर अनिवार्य रूप से पड़ता है।
भाषा अनिवार्यतः एक भाषा का रूप ही है। भाषा रूप में अभिव्यक्ति शैली की भूमिका होती है। प्रयुक्त का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रयोग में लाया हुआ। ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। जो हमने ऊपर विशिष्टता के संदर्भ में बात की ना, कि आप कौन सी जगह पे है और उस जगह की आवश्यकता के अनुसार, कार्य निष्पादन के अनुसार आपको किस तरह से बात बोलनी है, वही उसकी विशेषता बतलाती है। तो ये उसी का रिपीटेशन है। आप इस पॉइंट को निकाल दीजिएगा। हाँ, प्रयुक्त परकता की कोई आवश्यकता नहीं, वो रिपीटेशन हो रहा है, मतलब पहले में ही कही हुई बात को दोहरा रहा है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसकी आवश्यकता मोटे तौर पे इस तरह से भी समझाई जा सकती है कि हाँ, संदर्भ विशेष हो। जैसे आप लोग टीवी या रेडियो पे देखते होंगे, जो समाचार पढ़ रहे हैं या जो रेडियो पे बोल रहा है, खास अंदाज में बोलता है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन अलग होता है, उसका इंटोनेशन होता है, उसकी भाषा के उतार चढ़ाव अलग होते हैं, है ना। तो वो बहुत प्रोफेशनल वे में बात करते हैं और उसके लिए वो सिखाए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं। तो ये प्रयुक्ति परखता है कि आप कहाँ पे इस्तेमाल भाषा को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग यही चीज हम लोग इसके पहले भी सीख चुके हैं, जो हम लोग आगे चर्चा कर रहे थे कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आप अपने कार्य के निष्पादन के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही उसकी विशिष्टता है। तो ये अलग से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो बहुत जरूरी हो या कुछ विशेष संदर्भ आप हो। तो मेरी सलाह यह है कि ये जो पॉइंट है 1.3.5 परखता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, है ना। कट इसका संदर्भ देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी पहले वाले पॉइंट में कवर हो गया। उसके बाद विशेषताएं इन्होंने इतनी ही दी है। विशेषता वाला चैप्टर इनका खत्म हो गया है और उसके बाद वो अगला चैप्टर शुरू कर प्रयोजनमूलक हिंदी का भाषा रूप वर्गीकरण। तो हम लोग इसको नहीं शुरू करेंगे आज। हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी की जो विशेषता है वहीं तक रुकते हैं, है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है प्रयोजनमूलक हिंदी की जो भाषा रूप है उसकी चर्चा अलग से करेंगे, नहीं तो हो जाएगा तो फिर वो आप लोगों को कंफ्यूजन करेगा। तो आज हम लोगों ने मोटा मोटी जो समझा, शुरू से पहली चीज तो हमने प्रयोजन मूलक का अर्थ समझा, है ना, कि प्रयोजन मूलक क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, नंबर 1। फिर उसके बारे में हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा को समझा, है ना। अलग प्रयोजन मूलक हिंदी की कौन सी परिभाषा दे रहे हैं, हमने उन परिभाषाओं को समझा। तो मैंने आपको बताया कि आपके नोट्स में करीब 11 परिभाषाएं हैं, लेकिन वो सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें से कोई भी 5 परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, आपको सरल लगे, आसान लगे। लेकिन अनिवार्य रूप से जो 2 नंबर की परिभाषा है, किसकी, डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की जो परिभाषा है आप उसको अनिवार्य रूप से याद रखें, वो बहुत जरूरी है। उसको छोड़ के आप कोई भी जो है अन्य परिभाषाएं इस्तेमाल में ला सकते हैं, कोई भी 5, है ना। तो वो 11 से 5 पे आ गए। उसके बाद हम लोगों ने प्रयोजन मूलक विशेषता की चर्चा की। उसमें से पहली विशेषता थी उसकी उपयोगिता। हमने उसकी उपयोगिता को समझा, उसकी वैज्ञानिकता को समझा, उसकी विशिष्टता को समझा, और अंतिम वाला जो था मैंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह बड़े उपयोगों को हम लोगों ने समझा, जिसमें से उपयोगिता, विशिष्टता और वैज्ञानिकता, ये 3 उसके बड़े गुण थे। और प्रयोजनीयता तो है ही, प्रयोजन तो है ही। तो इस तरह से चार उसके विशेष गुण थे जिनके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप नोट्स पढ़िएगा, नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पीडीएफ फाइल में भेज दिया है। यस सर। उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो कल फिर इसी टाइम 10:40 पे अपना लेक्चर रहेगा। आप लोग मुझे बताइएगा, हम लोग उन टॉपिक्स की पहले चर्चा कर लेंगे
जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और हाँ। पूरे नोट्स आपके पास हैं ही, जैसे जैसे समय मिले आप इनको पढ़ते रहिए। यही आपका कंप्लीट पेपर 3 के बाहर का कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ चीजें हम लोग कम ही करेंगे, बढ़ाने वाले नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट नोट्स है, अच्छे से लिखा हुआ है, ज्यादा कठिन भाषा भी नहीं है। फिर भी जहां आपको कठिनाई आएगी, समझ में नहीं आएगी, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो ठीक है बेटा, आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो लिखो। हम लोग कल वापस में रात को जैसे या सुबह जैसे मैंने आज का लेक्चर का लिंक भेजा था, मैं कल फिर भेज दूंगा। और कल हम लोग इसमें से जो आपकी कठिनाई बोलेंगे, हम लोग उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर एक पॉइंट्स जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिर हम लोग खत्म करें। यस सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।